हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, सेमीकंडक्टर्स 02। इसके पहले सेमीकंडक्टर्स 01 हमने चैनल पे अपलोड किया। उसमें सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया है कि बेसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, और हम लोग ने उनके कैटेगरीज पढ़ी हैं, टाइप्स देखे हैं कि किन किन टाइप्स में डिवाइड होते हैं या कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जिसमें से हम लोग ने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही अपने को पढ़ना है। तो हम लोग ने अब तक 2 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स देखे थे। कौन कौन से 2 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स देखे थे? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा था सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, जिसमें से सिलिकॉन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया हम लोग ने कि सिलिकॉन कैसे सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसमें चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, और सिलिकॉन में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट कैसे कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आज जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, आज जो अपने को सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानना है, दैट इज बैंड एनर्जी थियरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मतलब हम सेमीकंडक्टर्स को बैंड एनर्जी थियरी से समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, ये चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैंड एनर्जी थियरी। इंपॉर्टेंट मतलब सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में इतना डिटेल में पूछेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थियरी बेस्ड ऑन विच वी डिस्क्राइब सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इनफैक्ट इनके इस थियरी के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बैंड एनर्जी इज। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक मटेरियल है, जैसे मेरे पास एक सोडियम मटेरियल है। तो सोडियम, मुझे पता है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं फिलिंग करूँ तो ये फिलिंग हो जाएगा 281 करके, राइट। इतना तक फिलिंग सिंपल है, फाइन। अगर मैं फिलिंग देखूं तो 2 जो है ये लोअर मोस्ट ऑर्बिट है, 8 उसके ऊपर वाला ऑर्बिट है, और 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी वैलेंस शेल का ऑर्बिट है या वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने को पता है। यहाँ नीचे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और सबसे नीचे वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं सोडियम क्रिस्टल के बारे में बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सोडियम, ये दूसरा सोडियम एटम, ये तीसरा सोडियम एटम, ये चौथा सोडियम एटम, देयर विल बी मेनी सोडियम एटम्स विच विल बी देयर इन द सोडियम क्रिस्टल। सोडियम क्रिस्टल में बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं। इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से। जब तक सोडियम अकेले है, जब तक सोडियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिंगल एटम, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही सोडियम ऐसे केस में एग्जिस्ट करने लगे जहां और भी सोडियम न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं, जहां और भी सोडियम एटम्स अवेलेबल हैं, तो अब क्या होगा मालूम है? अब होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनकी एनर्जी कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब करनी होगी अपने को। जैसे एक सिंगल सोडियम एटम होता तो इसकी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जो वैलेंस शेल की एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के पुल के वजह से आई हुई एनर्जी होती है ना। न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखता है, जिसके वजह से इसके पास कुछ एनर्जी होती है, राइट। वैसे ही अगर मैं इस केस में देखूँ तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये भी न्यूक्लियस पकड़ रहा होगा, ये वाला सोडियम का न्यूक्लियस, ये वाला सोडियम का न्यूक्लियस, यहाँ एक और सोडियम न्यूक्लियस होगा जो इसको पकड़ रहा होगा, यहाँ ऊपर एक और सोडियम न्यूक्लियस होगा जो इसको पकड़ रहा होगा, एंड सो ऑन। मतलब जब क्रिस्टल में कोई एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस की वजह से नहीं होती है, इनको बाकी के न्यूक्लियाई भी पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो इनकी एनर्जी जो होती है वो बाकी के न्यूक्लियाई के पुल के हिसाब से डिसाइड होती है। तो ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को जितने न्यूक्लियाई पुल कर रहे हैं उतने किसी और इलेक्ट्रॉन को नहीं पुल कर रहे, नहीं। सेम केस ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, सेम केस ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी, सेम केस ये इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। अगर मैं तुमको ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से फिलिंग बताऊं तो ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से फिलिंग कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 4, 4 और 6, 10, यानी 3s1। मतलब बेसिकली एक 3s1 इलेक्ट्रॉन हर एक सोडियम एटम का है। अब एक 3s इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो दूसरे 3s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से सेम होगा, बट देयर इज अ प्रिंसिपल। जैसे देखो, एक सोडियम एटम है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक 3s1 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी एनर्जी जो भी वो एग्जिस्ट करेगी। अगर यहाँ पे एक और सोडियम एटम आए जिसमें एक और 3s1 इलेक्ट्रॉन होगा या एक और 3s इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपने को मालूम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? अगर तुमको पता हो तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज कि
not more than 2 electrons can be in the same energy state, that too when they are having opposite spins। मतलब तुमने देखो ये जो बोला है ना, ये चीज़ तुमने ऑलरेडी देख रखी है। 11th के बच्चों को अगर नहीं आइडिया है तो तुम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ोगे ना 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का, तो वहाँ तुमको MOT पढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जहाँ एटम का तुमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाया जाएगा, ऑर्बिटल थियरी पढ़ाई जाएगी एटम्स के लिए। तो वहाँ तुम ये चीज़ देखोगे, जैसे ये 1s है तो इसका फिलिंग ऐसे होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं लाइक दिस, और लास्ट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 हैं तो यहाँ एक ही है तो यहाँ एक ही फिल होगा। तो ये अपना 1s ऑर्बिट, ये 2s ऑर्बिट, ये 2p ऑर्बिट, ये 3s ऑर्बिट, सॉरी नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल। ये सारे ऑर्बिटल्स का अपना अपना एनर्जी है। ये ऑर्बिटल का एनर्जी है, इस ऑर्बिटल के एनर्जी में एक एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, देखो ऑपोजिट स्पिन के, एक का अप स्पिन है, एक का डाउन स्पिन है, तो कंपल्सरीली अगर दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर पाएंगे। यहाँ सेम 2s के लिए भी वही कहानी है, एक एनर्जी स्टेट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ 2p का एनर्जी स्टेट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, वो 3 पार्ट में एक एक पार्ट में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक एक पार्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये तुम्हारा px होता है, ये py होता है, ये pz होता है। फिर से अगेन 3s के 2 पार्ट्स होंगे, या बेसिकली 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्रिस्टल में जाओगे तो देयर विल बी मेनी इलेक्ट्रॉन्स ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक मोल भी उठाओगे तो वहाँ पे तुमको 10⁻22 एटम्स मिलेंगे ना। तो 10⁻22 एटम्स का मतलब 10⁻22 3s इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तुम देखो एक सोडियम एटम में एक 3s इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अगर 1 मोल ऑफ सोडियम तुमने उठाया तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में देयर विल बी 10⁻22 3s इलेक्ट्रॉन्स। अब 10⁻22 3s इलेक्ट्रॉन्स सबके सब 3s की एनर्जी में कैसे रह पाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये केस में क्या होता है मालूम है, ये केस में स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल होता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इन 3s ऑर्बिटल। सुनो ध्यान से, अगर मैं एनर्जी को प्लॉट करूं, ध्यान से देखो, एक एनर्जी डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर मैं एनर्जी को प्लॉट करूं तो ये जैसे सपोज 3s की एनर्जी थी, ये 3s की एनर्जी, ये एनर्जी है, सपोज ये एनर्जी डायग्राम, ये एनर्जी लेवल है। तो ये अगर 3s की एनर्जी है तो ये 3s की एनर्जी, ऑफ कोर्स एक एनर्जी स्टेट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते हैं। यहाँ 10⁻22 के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा मालूम है, यही एनर्जी स्टेट स्प्लिट होगा। इसको बोलते हैं फाइन स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस इतना चीज़ याद रखो। देखो क्या हो रहा है, एक 3s इलेक्ट्रॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब क्रिस्टल में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 मोल में, तो वो टाइम पे सारे के सारे एक ही एनर्जी स्टेट में कैसे रहेंगे। वी कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑल इन द सेम एनर्जी स्टेट एक्सेप्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते। तो क्या होता है मालूम है, तो यही एनर्जी स्टेट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। कितने पार्ट में स्प्लिट होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने पार्ट में। मतलब एक एनर्जी ऐसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट इसके बाद वाले ऊपर एनर्जी लेवल पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद वाले ऊपर वाले लेवल पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे करके ये एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो जाता है, और ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 10⁻12 स्प्लिटिंग्स में। क्यों 10⁻11 10⁻12 स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब सॉरी 10⁻22 के ऑर्डर में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हर 2 इलेक्ट्रॉन पे एक एनर्जी लेवल तुमको चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने एनर्जी लेवल्स हमको चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मतलब ऐसा हो गया है कि इट्स लाइक एक लेवल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन का रहना अलाउड है, तो उसके जस्ट ऊपर वाले लेवल पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले लेवल पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके जस्ट ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे एक एक एनर्जी लेवल लेके बैठ जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं वो सब एक एक एनर्जी लेवल लेके बैठ जाते हैं, और ये एनर्जी लेवल है अलग अलग। ध्यान दो,
जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उस पर कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जस्ट ऊपर 2 अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एनर्जी कुछ अलग है। मतलब एनर्जी में डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक ही एनर्जी लेवल स्प्लिट हुआ है इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने एनर्जी लेवल्स बन गए हैं यहाँ पे। और ऐसा होने पे क्या होता है, ऐसा होने पे ये होता है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये अलग अलग होते तो हैं बट दिखाई देते हैं कंटिन्यूस बैंड की तरह। ये अलग अलग हैं, देखो ना, इसके जस्ट ऊपर एक है, उसके जस्ट ऊपर एक है, उसके जस्ट ऊपर एक, ऐसे करके देयर आर बेसिकली मेनी एनर्जी लेवल्स। इसको ऐसे समझ लो कि मैं एक मेटालिक शीट लूँ, उसके जस्ट ऊपर दूसरा शीट रखूँ, उसके जस्ट ऊपर तीसरा, ऐसे ऐसे करते करते मैं बनाते जाऊँ तो मुझे एक मेटालिक वो मिल सकता है ना, लेसिस से मुझे एक ब्लॉक मिल सकता है मेटल का, राइट, एक मेटल का ब्लॉक मुझे मिल सकता है ऐसे। तो वही है ये चीज़, मैं एनर्जी लेवल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनाते जाऊँ तो क्या होता है मालूम है, ये सारे एनर्जी लेवल्स ऐसा लगता है कि एक कंटिन्यूस बैंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे 3s वाले, इनका जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो गया इनटू द नंबर विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। तो एवोगैड्रोज नंबर के ऑर्डर में एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है एंड दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन एनर्जी स्टेट। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो सारे कहाँ जाएंगे, जब सब एक ही एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते तो अब एनर्जी स्टेट ही स्प्लिट होने लगता है। ध्यान से सुन लो क्या बोला मैंने, वापस से रिवाइंड करके देख लो या वापस मैं रिपीट करता हूँ। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकते, तो एनर्जी लेवल क्या होता है, स्प्लिट होने लगता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। अब सब खुश, सब 2-2 इलेक्ट्रॉन, हर 2-2 इलेक्ट्रॉन एक एक एनर्जी लेवल लेके बैठा है। सो बैंड एनर्जी थियरी सेज दैट द एनर्जी लेवल्स split up as not more than 2 electrons can occupy one energy state or one energy level. Okay, as per Pauli's exclusion principle। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक एनर्जी लेवल में नहीं रह सकते हैं, तो एनर्जी लेवल्स ही क्या होने लगते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो के नंबर के ऑर्डर में स्प्लिटिंग होती है। एंड ऑल द एनर्जी लेवल्स लुक लाइक अ कंटिन्यूम एंड ऑल द लेवल्स टुगेदर लुक लाइक अ कंटिन्यूम। कंटिन्यूम मतलब एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, कंटिन्यूम कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिट होके एक एनर्जी बैंड बन गया है और ये 3s का बैंड है। ये कौन सा बैंड है, 3s का बैंड है। तो 2p, 2s, 1s वो सब का है, वो भी नीचे हैं। जैसे ये एनर्जी से नीचे होंगे ना, 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो इतना तुमको पता होना चाहिए अभी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, ये पता है। ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाला। या अगर ये नहीं पता है तो आई गेस तुमको ये तो, अगर तुमने देखो, अगर तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है ना तो ये चैप्टर मतलब ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, हमको मालूम है फिलिंग ऐसे होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, लाइक दिस। इतने के लिए बताता हूँ मैं, फिलिंग ऐसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इट गोज लाइक। 3s के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4s, 4s, 4p एंड देन 4d, देन 4f, ऐसे, फिर 3d, 4p, ऐसे ऐसे फिलिंग होता है।
तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। पहले 1s वाला फिल होगा, मतलब सबसे कम एनर्जी 1s वाले की है। फिर उसके बाद हाई एनर्जी 2s वाले पे जाएगा, मतलब 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा है। फिर 2p वाले की एनर्जी उससे ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा, फिर 3p की उससे ज़्यादा, एंड देन 4s की उससे ज़्यादा, फिर 3d की उससे ज़्यादा, एंड देन 4p की उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। दिस इज़ हाउ इट विल गो ऑन। इसके बाद 5s आ जाएगा। तो ऐसे फिलिंग होता है। और ये फिलिंग क्यों होता है? क्योंकि नेचर में हमको मालूम है हर एक चीज़ लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जो पहले आए, मतलब इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसे समझो कि तुम ट्रेन में घुसे, लोकल ट्रेन में, और जो सबसे अच्छी सीट है विंडो सीट, वो सबसे पहले ऑक्यूपाई होगी ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, लोएस्ट एनर्जी का जो स्टेट है वो विंडो सीट है, वो सबसे कंफर्टेबल सीट है, तो वहाँ बैठना है सबको। तो इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले लोएस्ट एनर्जी स्टेट में भर जाते हैं, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। अब जिसको नहीं बैठने को कोई जगह है तो जो सीट मिलेगी उस पर बैठेगा, राइट। हाँ, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन खड़ा रहेगा कहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ट्रेन में खड़े होने का ऑप्शन होता है, हम खड़े रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन खड़ा नहीं रहेगा। तो इसके नीचे आओगे ना तो यहाँ तुमको 2p का बैंड मिल जाएगा। ऐसे हम लोग 2p का बैंड को थोड़ा इतना थिक नहीं बना रहे हैं, यू शुड जस्ट नो कि ये है, एग्जिस्ट करता है। फिर 2s का बैंड और फिर 1s का बैंड, और सारे हैं ना ज़ीरो से ऊपर वाले एनर्जी हैं, कोई ज़ीरो एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सपोज़ अपना 1s का बैंड है और ये 2s का बैंड है। तो 1s 2s 2p 3s। 3s वाले क्यों इतना हम लोग ने डिटेल में बनाया है? क्योंकि 3s वाले सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बैंड है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन और वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग इन बैंड एनर्जी थियरी। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है उसको जब हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं बैंड एनर्जी डायग्राम पे, तो उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। सो वैलेंस बैंड क्या है? सो एनर्जी बैंड ऑफ ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स is called वैलेंस बैंड। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, उनके एनर्जी को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, समझो जैसे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन वो निकल गया, तो वो जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है ना, तभी तो निकल गया वो। ये पता है कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। जैसे तुमको हाइड्रोजन एटम दिया और हाइड्रोजन एटम को बोला, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है एक पॉजिटिव, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक पिक्चर लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे ऑर्बिट में चले जा रहा है, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रॉन को तुमको फ्री करना है, मतलब तुमको हाइड्रोजन प्लस आयन बनाना है। कैसे बनाओगे हाइड्रोजन प्लस आयन? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के निकालोगे ना, ये इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर और ये एटम तुम्हारा हो जाएगा आयोनाइज। समझा? ये एटम एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। हीट करते हैं ना हम लोग, आयोनाइजेशन कैसे करते हैं? इसको हीटिंग दो या कोई रिएक्शन कराओ, उससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर होता है तो H+ आयन बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है उसकी एनर्जी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, ये मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो बैंड एनर्जी डायग्राम है ना, इसमें जो वैलेंस बैंड है वो अगर यहाँ है तो जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बैंड इससे ऊपर होगा। समझ में आई बात क्या बोला? अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका एनर्जी बैंड यहाँ पे है, तो जो फ्री हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स उनका एनर्जी तो वैलेंस वालों से ज़्यादा ही होगा ना, तो उनका एनर्जी लेवल और ऊपर होगा। तो अगर मैं एनर्जी लेवल पे यहाँ एक और बनाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एनर्जी लेवल बनाता हूँ मैं। देखो अब तुमको शायद समझ में आ रहा होगा, शायद मतलब अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो एनर्जी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जितनी है उससे ज़्यादा फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स की है ना। तो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाने का ट्राई करूँ तो वो एनर्जी थोड़ी ऊपर आएगी, यही मेन बोलने का मतलब है मेरा। तो अगर मैं फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी यहाँ कुछ आएगा ये, और इन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के जो बैंड बना है अपने वो, इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। क्यों कंडक्शन बैंड? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं वो किस काम आते हैं? कंडक्शन के काम आते हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं एटम में, जो इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में फ्री होते हैं वही तो सर्किट में फ्लो करते हैं, तो वही तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ना। तो ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, यहाँ बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी होती है ये ट्रैप्ड होते हैं, दे आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है। इनर ऑर्बिट वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो फर्स्ट ऑर्बिट है के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं आएगा ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबसे नीचे वाला सोडियम में, सोडियम का अगर मैं 281 देखूँ तो इसमें से ये 281 में से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी बाहर आएंगे, ये तो एकदम अंदर है ना। निकलेगा कौन सा? ये वाला निकलेगा, या इसमें से एक आध निकलेगा। जब ये निकल जाए तो पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलना चालू होगा। आई होप इतना केमिस्ट्री तुमको आता होगा, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ठीक है, तो ये अपने को दो बैंड्स मिल गए, एक तो मिल गया वैलेंस बैंड, दूसरा मिल गया कंडक्शन बैंड। सो सिमिलरली एनर्जी बैंड ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the material is called conduction band। बस ये दो बैंड्स तुमको समझने थे। अब इसके बेसिस पे हम मटेरियल समझ लेते हैं कि किसको हम कंडक्टर बोलते हैं, किसको इंसुलेटर बोलते हैं, किसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बस वही इतना ही चीज़ बचा है बैंड एनर्जी थियरी में, ज़्यादा नहीं है। ये बस बैंड एनर्जी थियरी इतना तुमको बेसिकली बैंड्स समझने थे कि बैंड्स आते कहाँ से हैं। तो बैंड्स आते इसलिए हैं कि एक एनर्जी लेवल में सारे इलेक्ट्रॉन्स तो रह नहीं सकते, तो एनर्जी लेवल क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। कितने ऑर्डर में? बहुत बड़े ऑर्डर में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक बैंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ने लगता है, जो कंटिन्यूस दिखता है नहीं कंटिन्यूस, ध्यान रखना। एक के ऊपर एक एनर्जीज है नहीं कंटिन्यूस, बट दिखाई पड़ता है कंटिन्यूस। इसके लिए हम इसको पूरा बैंड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गेट अ बैंड ऑफ एनर्जीज, दैट्स हाउ अपने को ये बैंड ऑफ एनर्जी मिलता है। तो इसका अलग अलग नाम दिया है। तो ये पॉज करके नोट डाउन करो थोड़ा, फिर हम लोग कैटेगराइज करते हैं मटेरियल्स को। ओके, सबने नोट डाउन कर लिया है? चलो, तुमको समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस इज़ हाउ द बैंड एनर्जी थियरी इज डिस्क्राइब्ड। द बैंड एनर्जी थियरी में तुमको बेसिक ये समझना है कि बैंड्स कहाँ से आते हैं, दैट्स द होल पॉइंट। और एक बार बैंड्स कहाँ से आते हैं ये समझ में आ गया तुमको, तो तुम समझ गए बैंड एनर्जी थ्योरी। फिर बस बैंड्स को नेमिंग देना ही बाकी रह जाता है, ठीक है। अब देखो, तुमको डिस्क्राइब करने वर्ड्स में नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कि बैंड एनर्जी थ्योरी क्या है बस। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर क्वेश्चन होता है, अगर आता है तो तुम डिस्क्राइब कर सकते हो कुछ अपने वर्ड्स में। अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर इट और बाय हार्ट इट। बाय हार्ट मत करो, बस समझ के चलो कि इसमें क्या हो रहा है। बैंड एनर्जी थियरी में समझ के चलो कि बैंड्स बनते हैं एनर्जी के। क्यों बनते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल पे नहीं रह सकते। तो क्या होता है, वो एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो जाता है, और वो एनर्जी लेवल स्प्लिट होके एक बैंड की तरह दिखाई पड़ता है। मतलब कंटिन्यूस बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा एक बैंड दिखाई पड़ता है हमको, जिसको हम बोलते हैं बैंड या बेसिकली एनर्जी बैंड। ये एनर्जी बैंड काफ़ी तरीके के हैं, दो हमने देखे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस ऑर्बिट में होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं उनका जो एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं उनका जो एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो जब भी बैंड एनर्जी डायग्राम हम लोग बनाएंगे ना किसी भी डिवाइस के लिए या किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो सिर्फ दो ही बैंड्स बनाएंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वी विल नॉट बी प्लॉटिंग एनी अदर बैंड्स, मतलब उसके नीचे वाले इनर ऑर्बिट्स के बैंड्स नहीं बनाएंगे। तो यहाँ मेरा वैलेंस बैंड, ये ऐसे, ये वैलेंस बैंड, और यहाँ मेरा कंडक्शन बैंड। ध्यान से समझो अभी। अब ये जो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, सुनो, ये जो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में ये जो गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप एनर्जी। मतलब ये तुम्हारी कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ये तुम्हारी वैलेंस बैंड की एनर्जी। इसको VB बोलो वैलेंस बैंड, इसको CB बोलो कंडक्शन बैंड, और इसको VB बोलो वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जीज हैं, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ये वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी या फॉरबिडन बैंड गैप। सो EG इज कॉल्ड बैंड
गैप एनर्जी, ये बैंड गैप एनर्जी ही डिसाइड करता है कि मटेरियल कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। इसका और एक नाम होता है दैट इज़ फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस तुमको इतना बता दूं कि इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में हो सकता है या तो कंडक्शन बैंड में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। ये रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी नहीं ले सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी लेना अलाउड नहीं है। ये बोर मॉडल ऑफ एटम में तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी लेना अलाउड नहीं है। ये एनर्जी अलाउड है, इस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, इस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, उसके बीच में जो गैप है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो अगर मैं कंडक्टर्स को डिस्क्राइब करूँ तो कंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है, सुनो ध्यान से, कंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है ये ज़ीरो होता है। इनफैक्ट कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, इसीलिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ईजिली कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट वाला, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करता है, तो उसकी एनर्जी जो वैलेंस बैंड में होती है वही ऑलमोस्ट एनर्जी कंडक्शन बैंड जितनी होती है। तो कंडक्टर्स के केस में अगर मैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से समझेंगे अभी सब लोग। ये अगर मेरा वैलेंस बैंड है तो ये मेरा कंडक्शन बैंड है। दिस इज़ व्हाट आई मीन, मतलब बैंड्स ओवरलैप करते हैं। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। देखो बैंड गैप तो है ही नहीं ना, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड। सो देयर इज़ नो बैंड गैप, ये बैंड गैप नहीं है। इसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फॉर कंडक्शन पर्पस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फॉर कंडक्शन, और इसीलिए कंडक्टर्स और बेसिकली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं। वेयर एज अगर मैं सेमी कंडक्टर का बात करूं तो सेमी कंडक्टर्स के केस में ये जो बैंड गैप होता है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इवन लेसर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है। तो अगर मैं सेमी कंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डायग्राम बनाऊं तो ये अगर वैलेंस बैंड है, ये अगर मेरा वैलेंस बैंड एनर्जी है तो ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो गैप है दिस गैप इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मतलब थोड़ा भी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। अगर थोड़ा भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मिलता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में। देखो कंडक्शन बैंड ऐसा नहीं है कि एक जगह है, ये पहले महले से जंप करके दूसरे महले पे, ऐसा नहीं है, कोई एक जगह नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये। मतलब तुम बोलोगे सर सेमीकंडक्टर ऐसा दिखता है क्या, सेमीकंडक्टर में पार्ट्स होते हैं क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का। एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है सेमीकंडक्टर्स में, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी पे शिफ्ट करते हैं। मतलब जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी एनर्जी यहाँ खड़े खड़े भी बढ़ेगी। कैसे? मैं खाना खाऊं तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी ना, या मेरी एनर्जी यहाँ खड़े खड़े कम भी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ जंप करूँगा, यहाँ से यहाँ। जंप का मतलब इतना ही होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी हो गई। वो कैसे होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब करके। मतलब मैं खाना खाऊंगा तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी यहीं खड़े खड़े, मैं बोलते रहूँ यहीं खड़े खड़े तो भी मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये इतने हवा में उतने ऊपर रहूँगा तो मेरी एनर्जी इतने नीचे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी वैल्यूज़। एनर्जी वैल्यूज़ कैसी हैं? ये ग्राफ एनर्जी का है ना, तो एनर्जी वैल्यूज़ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहाँ एनर्जी वैल्यू दूसरी कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वही सफिशिएंट है कंडक्शन बैंड की एनर्जी के। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है। तुम बोलोगे सर ये दो अलग अलग जगह होगी तो दो जगह कैसे? नहीं, दो अलग अलग जगह नहीं है, ये दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स हैं। अब अगर ये एनर्जी स्टेट्स ही सेम हो गए तो इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों एनर्जी स्टेट में है, सिंपल एज दैट। यहाँ दोनों एनर्जी स्टेट्स अलग अलग हैं, तो ये जो बैंड गैप होता है Eg, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, और बेसिकली नॉट ग्रेटर दैन, इनफैक्ट इट इज़ नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। वेयर एज अगर मैं इंसुलेटर्स का बात करूं तो इंसुलेटर्स में ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है।
क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ है? प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि इनका जो बैंड गैप होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब सुनो, मतलब अगर ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये अगर तुम्हारा वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड बहुत दूर है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए जाना है तो उसको इतना बड़ा एनर्जी शिफ्ट चाहिए या इतना बड़ा एनर्जी जंप चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब तुम अगर एक इंसुलेटर लो और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कभी इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। नॉट पॉसिबल, इसीलिए इंसुलेटर्स कंडक्ट ही नहीं करते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप छोटा है, तो जैसे ही तुम वोल्टेज अप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी मिली जो सफिशिएंट है बैंड गैप क्रॉस करने के लिए, तो वो क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करके हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। हाई एनर्जी पे जाते हैं तो कंडक्शन के लिए यूज़ होने लगते हैं, ये कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। सो दिस इज़ वाई सम मटेरियल्स आर कंडक्टर्स, सम मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स एंड सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर बैंड गैप। बैंड गैप के बेसिस पे डिसाइड होता है मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में भी कैसा सेमीकंडक्टर है उसमें बहुत रेंज होता है बैंड गैप का। जैसे जर्मेनियम का यूजुअली जो बैंड गैप है वो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप है दैट इज़ 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस इज़ द बैंड गैप वैल्यूज़ फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुमको बुक में भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं। बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं, इट इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पज़। तुम इसको देख के आइडिया लगा पाओगे कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराना थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन में बैंड गैप एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए अगर फ्री कराना है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी पे भेजने के लिए, वेयर एज इसके केस में कम वर्क करना पड़ेगा जर्मेनियम के केस में। ठीक है, तो आई होप तुमको बैंड एनर्जी थियरी समझ में आया होगा। बैंड एनर्जी थियरी के बेसिस पे हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स डिस्क्राइब किए हैं। इतना ही हम लोग बैंड एनर्जी में करेंगे। तो आज के लिए बस करते हैं, विल स्टॉप द लेक्चर हियर। अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आया, लेट मी टेल यू, कुछ नहीं समझ में आया या कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो मुझे बताओ कमेंट्स में कि ये वाला पार्ट सर कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बट प्लीज़ लेट मी नो। या अगर तुमको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में कि सर समझ में आया, इट वाज क्लियर इनफ। जैसा भी है लेट मी नो द रिव्यू, तो मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा चैप्टर है, आई कैन अंडरस्टैंड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब चीज़ें हैं इसमें, आई शुड नॉट डिनाई ना। ऐसे नहीं तुमको मैं ऐसे कुछ भी फीड करके चला जाऊँ, आऊँ शांति से तुमको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ और जो इन ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बताऊँ ही नहीं, तो MCQs में क्या करोगे, तुम अटक जाओगे ना। सो दैट्स वाई आई नीड टू टेल यू एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर इन द चैप्टर। और ये तुम बुक खोलोगे तो वहाँ भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ या मैं तुमको ज़बरदस्ती बाहर का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। नो, इट्स ऑल देयर इन द बुक। तुम अपना बुक उठाओ, चाहे HSC का बुक उठाओ, चाहे CBSC का बुक उठाओ, तो वहाँ तुमको मिलेगा। सो no extra information I'm giving, I'm just giving the information from the book only. ठीक है, so we'll stop it here, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, I'll see you in the next video.